Vikas from Regit Institute of English and Personality Management, Bhopal. Well, friends, in our last video, we have gone through with some of the rules of pronoun, especially the rules related to personal pronoun and distributive pronoun. And again, today we are moving with some of the new sections of pronoun, the uses of interrogative and relative pronoun. What are you saying? Are you sure that you have not read about interrogative pronoun and relative pronoun yet? Okay, man, but make sure you complete your sections in time. Okay, man. Still, we have a chance to go through with that past section. In our links, नीचे यदि आप डिस्क्रिप्शन में देखें तो हमारी लिंक्स दी हुई हैं और उन लिंक्स के थ्रू जाकर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस पर पास्ट सेक्शन पढ़ सकते हैं। खासकर अभी जो अपन पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन, ब्रीफ हम आपको बता देते हैं। इंटरोगेटिव, it is clearly reflected by words itself. Interrogative, what is the meaning of interrogative? Interrogative means पूछना। Yes, वो प्रोनाउन जो नाउन के विषय में कुछ पूछे, अर्थात वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन क्रिएट करता हो, that is called interrogative pronoun. और जब यही इंटरोगेटिव वर्ड जैसे what, which, who, whom, whose, जब यही दो नाउन को सिंथेसिस करते हैं, जोड़ते हैं, तो इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कह दिया जाता है। जब रिलेशन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, संबंध बताना। तो जब इन्हें संबंध बताने का काम करते हैं तो इन्हें कह दिया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। होप यू आर कंफर्टेबल। और ज्यादा डिटेल के लिए हमने आपसे पहले भी कहा कि आप हमारी लिंक पर जाकर उस पर कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव विद द फर्स्ट रूल अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। शायद बचपन से ही आपने सुना है, हमने भी सुना है। विच का यूज किसके लिए किया जाता है? क्या कहा? जानवरों और निर्जीवों के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये रूल अधूरा है। विच का यूज यदि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए किया जाता है तो ये ह्यूमन, नॉन लिविंग और एनिमल्स सभी के लिए किया जा सकता है। इफ which is being used as an interrogative pronoun, it can be used for everyone and everything, human, non-living or animals. Clear? एग्जाम्पल से देखते हैं, शायद आप भी एग्जाम्पल से याद कर पाए, रिकॉल कर पाए कि आपने पढ़ा है ये। Which singer is your favorite? Which singer is your favorite? अब यहां पर आपको याद आया होगा कि हाँ, ये वाला तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। यस, एग्जैक्टली दोस्तों, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विच सिंगर इज योर फेवरेट, यहां पर जो विच है ये ह्यूमन के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, विच इज योर कार, अब यहां पर हम बात काय की कर रहे हैं? कार की। क्लियर है? वेरी नाइस। तो विच का यूज जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है तो ये सभी के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं किसी के लिए इसके लिए किया जाएगा या उसके लिए किया जाएगा, सभी के लिए यूज किया जाएगा। Hope you are quite comfortable. Should I go for the next? So friends, अभी हम बात कर रहे थे which को as an interrogative pronoun. अब हम बात करते हैं which as a relative pronoun. If which is being used as a relative pronoun, it will be used only for animals or non-livings. It will not be used for humans. यदि which का यूज relative pronoun के लिए किया जाए तो ये केवल जानवरों और निर्जीवों के लिए यूज किया जाएगा, इसका यूज ह्यूमंस के लिए नहीं किया जाएगा। क्लियर? इसीलिए बचपन से शायद अपन ने कहीं सुन लिया था कि विच का यूज जानवरों के लिए करते हैं, निर्जीवों के लिए करते हैं। दोस्त, जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तब केवल जानवरों और निर्जीवों के लिए करते हैं। क्लियर हुआ? लेट अस गो फॉर द एग्जांपल। इफ आई से I have a car which is red in color. I have a car which is red in color. तो अब यहां पर which कार के लिए यूज हुआ है। क्लियर? वेरी गुड। शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट रूल? फाइन। दोस्तों, अगले दो वर्ड आपने शायद सुने हैं, who और whom। पहले तो ये बताइए who और whom में फर्क क्या है? अपर्णा is saying
who stands for nominative case and whom stands for objective case. Very nice Aparna. Who बेसिकली नॉमिनेटिव केस है, माने आपको सरल शब्दों में समझाया जाए तो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, जबकि whom ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब who यूज किया जाएगा तो ये नाउन जब सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तब रिप्लेस करेगा, और whom जब नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तब रिप्लेस करेगा। जैसे who helps you in your problem, आपने कहा my father helps me in my problem। अब यहां पे डूअर कौन है, एक्शन कौन कर रहा है, योर फादर। तो फादर आपके सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो हु क्या हो गया, सब्जेक्ट, माने नॉमिनेटिव केस। और whom do you love most, आपने कहा आई लव माय सिस्टर मोस्ट। अब यहां पे ये सिस्टर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो whom का यूज ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर किया जाता है। होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब हम सीखते हैं who और whom लगाने कहां है। Who and whom, whether they are being used as an interrogative pronoun or relative pronoun, they are always used for humans only. They are never used for animals or non-livings. Who का यूज या whom का यूज चाहे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किया जाए या इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर किया जाए, ये हमेशा केवल ह्यूमंस के लिए यूज किए जाते हैं। इनका यूज कभी भी नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए नहीं किया जाता है। क्लियर, वेरी नाइस, क्लियर है। जैसे अपन ने पहले एग्जांपल लिया था, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पे हु किसके लिए आया है, ह्यूमन के लिए। हुम डू यू लव मोस्ट, यहां पे हुम ह्यूमन के लिए आया है। ये दोनों इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। एक रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल भी ले लेते हैं। रवि हु इज माय फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। रवि हु इज माय फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, यहां पे हु किस लिए आया है, रवि के लिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। होप कि आपको समझ में आया। वेल फ्रेंड्स, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, हुज। हुज माने बेसिकली हुज क्या है, दिस इज अ पजेसिव प्रोनाउन। चाहे हम इंटरोगेटिव की तरह यूज करें, चाहे हम रिलेटिव की तरह यूज करें, लेकिन बताएगा पोजीशन ही। लाइक इफ आई से हुज बुक इज दिस, आपने कहा दिस इज माय फ्रेंड्स बुक, तो हुज क्या है, पोजीशन। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं हम यूज कैसे करना है। हुज इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग, लिविंग, ह्यूमन, एनिमल्स, एवरीवन, एवरीथिंग। हुज का यूज चाहे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किया जाए, चाहे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर किया जाए, सभी के लिए किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए इसका यूज ना किया जाता हो। एग्जांपल अभी लेते हैं, हुज फादर इज अ डॉक्टर, किसके पापा डॉक्टर हैं, हुज फादर इज अ डॉक्टर। क्लियर, यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया हमने। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, द सन हुज रेज गिव्स a new life to this earth is the biggest source of energy। दोस्त ये सेंटेंस हमें बड़ा प्रिय है। सूर्य जिसकी किरणें इस धरती को नया जीवन देती, नई ऊर्जा देती हैं, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। अब यहां पे हुज किसके लिए यूज किया गया, आपने देख लिया, हुज अब यहां पे सन के लिए यूज किया गया है। तो हुज का यूज सभी के लिए किया जाता है। क्लियर, एनी डाउट, वेरी गुड। दोस्त यदि अभी भी कोई डाउट हो ना, या पूरा पढ़ने के बाद भी कहीं कोई डाउट हो, तो कोई बात नहीं, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर उस पर अपने डाउट्स को सेंड कर देना। लेकिन ये तब करना जब पहले पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अधूरा वीडियो देखते हैं तो हमें कुछ चीजें समझ में आती, कुछ चीजें समझ में नहीं आती। तो इसलिए वीडियो हमेशा पूरा देखें, और उसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट सेक्शन पर आए और उस पर अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने डाउट को भेज दीजिए। हम आपके डाउट को बिल्कुल हर हाल में क्लियर कर देंगे। क्लियर, वेरी नाइस। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। दोस्त अगला रूल हमें बताता है, दैट से जुड़ा हुआ है, जो हमें यह बताता है कि दैट यूज कहां करना है। हम यहां पर दैट को एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर रहे, अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बात कर रहे हैं। दैट का यूज एनिमल्स, नॉन लिविंग, ह्यूमन, सभी के लिए किया जाता है। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सबके लिए यूज किया जाता है। और कुछ कंडीशंस तो ऐसी हैं जहां पर कंपल्सरीली दैट का ही यूज किया जाता है, हु या विच का यूज नहीं किया जाता। हमारे लिए वो 4 कंडीशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो वेल फ्रेंड्स, लेट अस गो फॉर द कंडीशन नंबर 1।
अक्सर ये सेंटेंस आप सुनते हैं और वहां पर कहीं दैट लगा है, कहीं हु लगा है, लेकिन हमने उस एरर को ध्यान नहीं दे पाते। पहले एग्जाम्पल समझते हैं और फिर कंडीशन पर आएंगे। रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई। दोस्त, देखने में नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई एरर है, क्योंकि हमें लगता है कि हु लगा है, सब सही है। यहां पर ये हु गलत है, क्योंकि पहली कंडीशन यही कहती है कि इफ सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड and after that superlative degree any relative pronoun is being used, then that relative pronoun would always be that, neither who nor which। यदि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है, ना हु और ना ही which। He is my best friend, Rohan is my best friend who lives in Mumbai। रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड हु लिव्स इन मुंबई, इसमें ये जो हु है यही एरर है, यहां पे हु नहीं दैट होगा। क्लियर है? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड दैट लिव्स इन मुंबई। क्लियर हुआ? वेरी गुड। कहीं कोई डाउट तो नहीं? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। कहीं कहीं कुछ सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे ऑल, नन, नथिंग, ओनली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यदि ये किसी सेंटेंस में यूज कर दिए जाएं और उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है, हु या विच नहीं। बचपन से एक सेंटेंस सुनते आए हैं, शायद आपने भी सुना होगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट, ऑल के बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। हाँ, वो एक पहले टीवी पे ऐड आता था, हर नीली टिकिया रिन नहीं होती। क्लियर? तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्लियर? अगले रूल पर आए उसके पहले आपसे कुछ पूछते हैं। सच बताओ, जब आप नाइट शो मूवी देखने जाना चाहते हो और मम्मी से पूछते हो मम्मी मूवी चले जाएं, मम्मी मना करती हैं, आपके बाकी फ्रेंड्स जा रहे हैं, आप मम्मी को बार बार फोर्स करते हो परमिशन देने के लिए, मम्मी गुस्से में क्या कहती है? बिल्कुल सच बताना, जाओ, मैं होती कौन हूं तुम्हें रोकने वाली? यही कहते ना। आते हैं इसी सेंटेंस पर, हु एम आई दैट कैन स्टॉप यू। हु एम आई दैट। अब इस सेंटेंस को देखें तो आपको रूल अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, यदि किसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हर हाल में दैट ही होगा और कुछ नहीं। हु एम आई। अब यहां पर एरर दो तरह से आ जाती है। पहली आती है हु आई एम। जब इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हु एम आई, एक एरर का तरीका ये है। और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है, हु एम आई दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दिस। Who am I that can stop you from going to the movie? Clear? Very good. Let us go for the next rule. चलिए, गतिज कह रहा है कि सर कहीं कहीं और भी तो डेट लगता है। बिल्कुल लगता है, आते हैं उसी चीज पर आते हैं। गतिज, अगला जो रूल आता है वो आपके उस डाउट को क्लियर कर देगा। अगला रूल कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में दो एंटीसीडेंट लगे हों, एंटीसीडेंट वर्ड याद है? नहीं याद है तो इसके पार्ट 1 में जाइए और मिल जाएगा सब कुछ। यदि किसी सेंटेंस में दो एंटीसीडेंट दिए हों, एंटीसीडेंट माने वो शब्द जिसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। यदि किसी सेंटेंस में दो एंटीसीडेंट दिए हों और उनमें से एक ह्यूमन और दूसरा एनिमल या नॉन लिविंग हो, कंपल्सरी है एक ह्यूमन और दूसरा एनिमल या नॉन लिविंग हो। वेल फ्रेंड्स, लेट अस, एज वी वर टॉकिंग about two antecedents, let us go with the example, the boy and his dog। अब यहां पर एंटीसीडेंट से आशय क्या है? जिसके लिए वो प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। तो यहां पे दो प्रोनाउन कौन से हो गए? द बॉय एंड हिज डॉग। अब पूरा सेंटेंस देखें, द बॉय एंड हिज डॉग दैट केम हियर हैव गॉन बैक। यहां पर आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। अब इसकी जरूरत क्यों है, या दैट क्यों, विच क्यों नहीं, हु क्यों नहीं? या एक ह्यूमन और दूसरा एनिमल
या नॉन लिविंग ही क्यों? दो एनिमल भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकते। कंडीशन समझें। अपन ने पढ़ा था विच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर ह्यूमन के लिए नहीं किया जाता, हु और हुम का यूज एनिमल और नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता। अब हमने कहा कि एक ह्यूमन और दूसरा नॉन लिविंग या कोई एनिमल हो, तो अब ना तो हु लग सकता है और ना विच लग सकता है, और इसीलिए आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। लेकिन यदि दोनों एनिमल हो तो बिल्कुल आप विच लगा सकते हैं, यदि दोनों ह्यूमन हो तो हु लगा सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए कंडीशन कहती है कि एक ह्यूमन और दूसरा एनिमल या नॉन लिविंग हो तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होता है। क्लियर? वेरी नाइस। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट रूल। अगला रूल समझें उसके पहले थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं। अपन रूल रिलेटिव प्रोनाउन से ही है दोस्त। सेम वर्ड सुना है ना? सेम माने समान। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, समान, एक जैसा। अब लेकिन यहां पर दो अलग अलग सेंटेंस में दो अलग अलग कंडीशन आ जाएंगी। यदि सेम का यूज उसी चीज के लिए किया जा रहा है जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं, वही चीज, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा दिस इज द सेम शर्ट दैट आई मिस्ड या दैट आई लॉस्ट लास्ट मंथ। दैट इज दिस इज द सेम शर्ट, ये वही शर्ट है जो मैंने पिछले महीने गुम गई थी मेरे मुझसे। या दिस इज द सेम बॉय दैट केम हियर यस्टरडे, ये वही लड़का है जो यहां कल आया था। क्लियर है? समझ में आया? वेरी गुड। दूसरा समझते हैं। यदि सेम का यूज समान के अर्थ में किया जाए, वही नहीं समान, तो फिर आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन एज होता है। दिस इज द सेम मोबाइल एज आई वांट इट। आपके पापा ने आपको गिफ्ट दिया आपके एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद, और आपने कहा कि पापा ये तो वही मोबाइल है जैसा मुझे चाहिए था, ये तो वैसा ही है। दिस इज द सेम मोबाइल एज आई वांट इट। क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट तो नहीं? ब्यूटीफुल दोस्त, जितना हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? क्योंकि अगला रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कंडीशन के साथ समझना। यदि किसी सेंटेंस में, कंडीशन समझें, यदि किसी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो वो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार होती है। बड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है सर, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं दोस्त, समझो। यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो, अब सेंटेंस एक ध्यान में रख लेते हैं, स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो जाएगा। इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू। तो बड़ा ऑड लग रहा है ये हु एम के हु इज हेल्पिंग यू, इसलिए हमने कहा था, ध्यान दो ने, इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू। यहां पर हु किसके लिए लग रहा है? हु के लिए वर्ब क्या है? एम या इज, जो भी आना है आपके अनुसार वो लगी। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? हु हुआ ना। तो पहली कंडीशन क्लियर है कि यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो वो वर्ब इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार होती है। अब ये जो हु लगा वो किसके लिए लगा है? आई के लिए, तो आने वाली वर्ब आई के अनुसार होगी। इसीलिए हमने कहा था इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू। क्लियर है? तो यदि किसी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह कार्य करता हो, तो वो आने वाली वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार होती है। इफ अ रिलेटिव प्रोनाउन इज working as a subject of a verb, then the verb that comes there is according to the antecedent of that relative pronoun. होप कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको पूरी तरह समझ में आया, 100%, 99.99 भी नहीं चाहिए दोस्त। पढ़ना नहीं है, हमें अब सीखना है। पढ़ते तो इतने सालों से आए हैं और हर साल पढ़ते हैं, हर साल भूल जाते हैं। अब नहीं पढ़ना, सीखना है। यदि 100% आएगा तभी आप कहना कि हाँ मुझे समझ में आया। यदि कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे आके हमारे पास अपनी प्रॉब्लम भेज दीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एम डैम श्योर कि यदि हमने ग्रामर पढ़ी है साथ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रामर में कोई भी डाउट रहे। होप कि आपको पूरी तरह समझ में आएगा। एंजॉय स्टडी, एंजॉय इंग्लिश विद अस।
and keep on working with yourself. So, well, friends, that's the time to say goodbye. Enjoy yourself.